ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास रात भर चला एमसीडी का बुलडोजर। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पर हुई कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने किया विरोध। मस्जिद नहीं तोड़ा जा रहा बारात घर का हिस्सा। दिल्ली में एक्शन पर बोले डीसीपी सेंट्रल। आधी रात को की गई थी बुलडोजर कार्यवाही। दिल्ली पुलिस ने पथराव के आरोप में 10 लोगों को हिरासत में लिया। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को हटाने के दौरान हुआ था पथराव। झड़प के दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के जेएनयू में नारेबाजी के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस को दी तहरीर, होगी जांच। जेएनयू में विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी शाह के खिलाफ लगे थे नारे। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मिला एसआईआर नोटिस। टीएमसी ने बताया अपमान। चुनाव आयोग बोला टाइपो मिस्टेक। गरमाई बंगाल की सियासत। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिकाओं की संख्या देखकर कहा था इंसानों के मामलों में भी इतनी अर्जियां नहीं आती। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस मान्यता रद्द। 50 सीटों पर रोक। कॉलेज पर मेडिकल सीट को लेकर जातीय और धार्मिक भेदभाव के लगे थे आरोप। प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ केस बंद होने के आसार। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर किए गए थे गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में याचिका की खारिज। कहा अमीर लोग केस दर्ज होने पर कानून को ही देने लगते हैं चुनौती। आरोपी वकील खेतान ने पीएमएलए की एक धारा को कोर्ट में दी थी चुनौती। सीजेआई सूर्यकांत का बयान, कार स्टेटस सिंबल, इसे रोक नहीं सकते। लोग पैसा बचाकर कार खरीद सकते हैं। वकील ने कहा था कारों पर रोक लगाकर रोका जाए प्रदूषण। मध्यावधि चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले मुझे महाभियोग के जरिए हटा देंगे। 2027 में होने हैं अमेरिका में मिड टर्म चुनाव। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर सरेंडर हुआ वेनेजुएला। अमेरिका को भेजेगा 50 मिलियन बैरल तेल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐलान। ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने पर ट्रंप ने शुरू की चर्चा। व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। सेना का इस्तेमाल भी विकल्प में शामिल। फिलीपींस में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई तीव्रता। दहशत में आए लोग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले जारी। ओईक्य परिषद ने जारी किया डेटा। दिसंबर 2025 में हुई 51 टारगेटेड घटनाएं। कमर्शियल बैंकों के लिए लाभांश भुगतान पर आरबीआई का प्रस्ताव। मुनाफे के 75% पर लग सकती है कैप। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को दी गई राहत। वित्त मंत्रालय ने 852 पीपीपी परियोजनाओं का रोडमैप किया जारी। सड़क मंत्रालय और आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा। 2026 से शुरू होगी 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की ये योजना। लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा, फूड ऐप पर खाना महंगा। 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज्यादा दाम चुकाए। सर्वे में 79,000 जवाब शामिल। रैपर देखकर पहचान सकेंगे दवा एंटीबायोटिक है या नहीं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जल्द जारी होगा आदेश। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट्स पर दुनिया भर में हाहाकार। 25 देशों में वापस मंगाया सामान। उत्पादों में एक जहरीला पदार्थ मिलने की आशंका। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग से पहले सियासत तेज हो गई है। सियासी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति 7वें आसमान पर है। इस बीच बीजेपी और अजीत पवार में ठन गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को निशाने पर लिया है। सीएम ने कहा कि जो लोग पुणे के बुनियादी ढांचे के विकास में भाजपा के योगदान पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले आईने में खुद को देखना चाहिए। आपको याद होगा अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे के विकास पर सवाल उठाए थे और कहा था कि केंद्र और राज्य से भारी वित्तीय मदद मिलने के बावजूद पुणे का स्थानीय नेतृत्व उसे विकास में बदलने में विफल रहा। इस विफलता से शहर के नेतृत्व में बदलाव की जरूरत साफ दिखती है, जिस पर अब सीएम फडणवीस ने पलटवार किया है। एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी ने पुणे के लिए एक ठोस विकास योजना तैयार की है और शहर को नया रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस समय पुणे में 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं।
इसके बावजूद अगर कोई पूछता है कि हमने पुणे के लिए क्या किया, तो उनसे अनुरोध है कि वो पहले खुद को आईने में देखें। तो वहीं फडणवीस ने तंज कसते हुए आगे कहा कि बीजेपी में शालीन लोग हैं, वो बेवजह झगड़ा नहीं करते, लेकिन ये भी जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो किसी से डरते नहीं है। यानी उन्होंने सीधे सीधे धमकी दे दी है और उनका ये बयान साफ तौर से अजीत पवार के लिए माना जा रहा है, जिसके बाद से बीजेपी और अजीत पवार के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका 7 तारीख को छावनी में तब्दील हो गया। 6 जनवरी की पूरी रात यहां बुलडोजर चलते रहे। दिल्ली नगर निगम ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच फैज़े इलाही मस्जिद कैंपस के पास बने निर्माण को जमींदोज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान मुस्लिम बहुल इलाके में जबरदस्त तनाव देखा गया और झड़पें भी हुई। दरअसल प्रशासन की टीम 6 दिसंबर की देर रात 30 बुलडोजर्स के साथ मौके पर पहुंची थी। रामलीला मैदान से सटे इस इलाके में जैसे ही डिमोलिशन का काम शुरू हुआ, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ ने मस्जिद के पास से पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर अचानक भारी पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। तनाव को देखते हुए पूरे तुर्कमान गेट और आसपास के क्षेत्र को 9 सुरक्षा जोन्स में बांट दिया गया था। हर जोन की कमान एक एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई। पुलिस ने घेराबंदी कर भीड़ को खदेड़ा और पूरी रात यहां बुलडोजर चलते रहे। अधिकारियों के मुताबिक मस्जिद के पास सड़क, फुटपाथ, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और सामुदायिक हॉल के नाम पर किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई किसी भेदभाव के तहत नहीं, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 12 नवंबर 2025 को दिए गए आदेश के अनुपालन में की गई है। कोर्ट ने सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रामलीला मैदान के पास 38,940 वर्ग फुट की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद समिति का दावा है कि उन्होंने इस डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी थी। स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को यह कार्रवाई की गई। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात हैं। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन गश्त जारी रखी जा रही है। 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई। इसके आने के कुछ देर बाद ही इस पर बवाल मच गया। पता चला कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और उनके पूरे परिवार का नाम इस लिस्ट से गायब है। इस पर गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा, मेरे पूरे परिवार का नाम गायब है, जबकि हमारे नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे। हमारे नाम पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे। हमारे माता पिता के नाम भी 2003 की लिस्ट में शामिल थे। हमने चुनाव के नियमों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए थे। हमारे पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक खाता, प्रॉपर्टी पेपर, 10वीं के सर्टिफिकेट सभी कुछ है। मैं तो खुद भारत के उपराष्ट्रपति के साथ और राज्यसभा सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था। साथ ही कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी सीडब्ल्यूसी का सदस्य हूँ। यही नहीं, एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी कई बार रहा हूं और ये सब बीएलओस जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए। सप्पल ने इस मुद्दे पर पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा, ट्वीट करके मैंने एलिगेशन नहीं लगाया, ट्वीट करके मैंने बताया कि मेरे जैसे व्यक्ति का नाम भी कट गया, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, जो एक अनजान चेहरा अपने एरिया में नहीं था, जो एसआईआर पे चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कर रहा था कि एसआईआर में गड़बड़ी है। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम था, जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग कह सकता है, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो बैंक खाते का हो, सारे पेपर्स हैं। इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। तो चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि एसआईआर में कोई भी एलिजिबल व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। हम कह रहे हैं कि आपने किस आधार पे नाम काट दिया, और ऊपर से तुर्रा ये कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2 करोड़ लोग जिन्होंने घर शिफ्ट किए, उन्होंने कागज जमा नहीं किए, उनका नाम कट गया। यहां तो कागज भी जमा किए थे, कागज जमा करने के बावजूद नाम कट गया है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, 2 करोड़ तो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर अन्य कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारा अधिकार छीन लिया गया। सर, चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब है, उनको 1 महीने का समय दिया गया है, वो लोग रीअपील कर सकते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें 2 सवाल हैं। एक, जब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं, अब आप ये उनमें से अधिकांश जेन्युइन होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं, तो वो 2 करोड़ के करीब लोग
वो ERO यानी कि SDM होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो 2 करोड़ लोग SDM से अपॉइंटमेंट मांगेंगे। SDM उनको टाइम देगा, फिर वो यात्रा करके SDM ऑफिस जाएंगे और फिर वो सारे कागज जमा करेंगे, फिर उन कागजों की जांच होगी और ये सब 1 महीने के अंदर होना है। कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी, कितने को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और फिर ये पूरी प्रक्रिया आपने जो उलझाने की है, इसकी जरूरत क्या थी? और इसके बावजूद नहीं होगा। उसका कारण है कि SIR की गाइडलाइन के अंदर आज भी ऐसे वोटर्स के मामले में कोई स्पेसिफिक निर्देश ERO के पास है ही नहीं। ये लैक्यूना है। SIR उन्होंने जो डिजाइन किया है वो वोटर के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए नहीं, बल्कि वोटर पे जिम्मेदारी डालने के लिए कि आप प्रूफ कीजिए आप वोटर हैं, इसलिए किया है। और इसी बात को लेकर आपत्ति है। अब 2 करोड़ लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा टाइम लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर, और कितनों को टाइम मिल जाएगा आप मुझे बताइए। कैदी भागे हैं, आप आए आपको यहाँ पे क्या सब? आज ये सूचना मिली कि 2 बार बांध कर निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और इसके सामने कुछ नहीं किया है। ये 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था। और इस संबंध में जेल की ओर से FIR दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षक है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं, जो कि भारी और कैदियों में लगातार सर्च कर रहे हैं। सर बास टावर पे कोई निगरानी नहीं होती है, खाली पड़ा है क्या? इसमें लापरवाही बरती गई है? ये प्रथम दृष्टया जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती है, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, एक जानकारी निकल के आ रही, जिला जेल में नई साल की पार्टी चल रही थी, जो पूरा प्रशासन पार्टी में मस्त था। ये जो घटना हुई है, सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है। क्या इस संबंध जांच कराई जाएगी? इस संबंध में कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है कहीं से, और आज चूँकि 5 तारीख है, घटना आज की ही है, तो इसलिए इस समय तो कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बंदी रक्षक के स्तर पर चूक हुई है, लापरवाही जो ड्यूटी पे थे, अगर उनके सामने से निकल गया तो ये लापरवाही है, कार्रवाई। सर, ये बंदी कैसे भागा है? ये दीवार के ऊपर जो अभी देखा जा रहा है उसके हिसाब से चादर बिछाते हैं लोग, कैदी लोग, उसको उन्होंने रस्सी बनाई है, रस्सी बनाकर उसके सहारे निकले हैं। लेकिन पूरी विस्तृत जांच होने के बाद ही इसमें कहाँ पता चल पाएंगे कौन दोषी है और कौन मुख्य दोषी है। सर, महिला कैदी बैरिक से भागे हैं, तो वहाँ पर कैसे पहुँचे? जो कैदी जो फरार हुए हैं, महिला बैरिक जानकारी मिली कि महिला बैरिक के पास गए थे, उसके बाद वहाँ से भागने की बात नहीं। इस संबंध में जांच होने के बाद ही कुछ विस्तृत बताना संभव होगा। हाँ, यह सत्य है कि कैदी 2 निकल गए हैं, भाग गए हैं, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं। जिसमें 2 डिप्टी जेलर अपने 4 बंदी रक्षकों के साथ वो स्वयं निकले हैं, साथ ही साथ सभी थानों की पुलिस भी अलर्ट है। सर, अंतिम सवाल, ये जो बंदी कैदी किन मामलों में जेल में बनी थी दोनों? इसमें एक तो चोरी और 3/25 आर्म्स एक्ट में था, और दूसरा कैदी इसमें पॉक्सो एक्ट में था। दोनों की उम्र लगभग 22 वर्ष है। इंदौर में गंदा पानी पीने से जान जाने का मामला थमा भी नहीं था कि इस बीच गुजरात के गांधीनगर से भी दूषित पानी पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इंदौर मामले को लेकर पहले से ही घिरी बीजेपी सरकार गुजरात में भी बुरी तरह घिर गई है। बड़ी बात तो ये है कि गुजरात का गांधीनगर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है। वहीं अब इस मामले को लेकर विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा के ट्रिपल इंजन के इंदौर के बाद अब ट्रिपल इंजन के गांधीनगर में पीने से दूषित पानी से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। भाजपा तो नगर पालिका संभालने लायक भी नहीं है, प्रदेश और देश तो क्या ही भाजपा संभालेगी। भाजपा जैसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। पानी से छल वही करता है भ्रष्टाचार की वजह से जिसकी आंख का पानी मर गया हो। यूपी में भी भाजपा के भ्रष्टाचार के बोझ से पानी की टंकियों के गिरने की खबरें लगातार आती रहती है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा कि भाजपाई भ्रष्टाचार की वजह से जल से जीवन है की जगह जल से जीवन को खतरा है, ये नारा जनता के बीच प्रचलित हो गया है। इंदौर में तो भाजपाई पुरानी बस्ती का बहाना बना रहे हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में तो स्मार्ट सिटी के तहत नई पाइपलाइन बिछाई गई है, वहाँ अब क्या बहाना बनाएंगे। जनता कह रही है कि अगर यही है गुजरात के विकास का मॉडल तो ना तो भाजपा चाहिए ना ही उसका विकास का मॉडल। भाजपा जाए तो जीवन बच पाए, देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा।
जैसा आप जानते हैं कि इंदौर में गंदा पानी पीने का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले में बीजेपी को अदालत से फटकार लग चुकी है और अब शाह के गढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुजरात में इस मुद्दे पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी।